तो हेलो एंड वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहली क्लास में हम लोगों ने संसद के बारे में और उसके जो सदन है राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ा था और इसको समझने की कोशिश की थी। और आज इसी क्रम में हम लोग एक नया टॉपिक भी शुरू करने वाले हैं और ये है बहुमत। ओके, बहुमत क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बहुमत क्या है? ओके, तो देखिए, जो बहुमत होता है वो एक निर्वाचन कोटा समझिए आप। ठीक है ना, कि अगर इतने मतदान किसी भी पक्ष को मिल गए तो उसको बहुमत प्राप्त हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 100 लोग मतदान दे रहे हैं, ठीक है, और इनमें से 65 वोट जो हैं वो एक पक्ष को मिल जाते हैं और 35 वोट जो है वो दूसरे पक्ष को मिल जाते हैं, तो जिस भी पक्ष को ज़्यादा वोट मिलेंगे ऐसा बोला जाएगा कि उसे बहुमत प्राप्त हो गई है। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद बहुमत के प्रकार। ओके, तो बहुमत जो है वो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। ओके, सो बहुमत 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और इसके बाद है आखिरी विशेष बहुमत। ओके, तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। तो अगर बात करें प्रभावी बहुमत की, तो ये कुल मतदान देने वाले और कितने लोग उपस्थित हैं उसके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि सदन में कुल 100 व्यक्ति मौजूद हैं, ठीक है, और उनमें से अगर 50 व्यक्तियों ने मतदान किया, तो इसका जो साधारण बहुमत होता है उसका कोटा होता है हाफ एन वन, यानी कि आधे से एक अधिक। तो अगर 50 लोगों ने क्या किया, वोट किया, तो इनमें से 25 से एक ज़्यादा, ठीक है, यानी कि 26 या 26 से अधिक जिस भी पक्ष को वोट मिल जाते हैं तो उसको साधारण बहुमत से पारित मान लिया जाएगा। इसके बाद है प्रभावी बहुमत। तो यहाँ पे भी यही है, इसका जो कोटा है वो भी हाफ और उससे एक अधिक है, लेकिन यहाँ पर सदस्यों के पास जो मतदान ना करने का अधिकार साधारण बहुमत देता है वो नहीं है, और यहाँ पर सबको वोट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 100 लोगों ने वोट किया और 50+1 या समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो 50 से अगर जितने ही वोट ज़्यादा मिल जाते हैं किसी पक्ष को तो वो प्रभावी बहुमत से पास मान लिया जाएगा। ओके, और इसके बाद विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत का जो मूल्य होता है वो है 2/3, ठीक है, मतलब 2/3। अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले साधारण बहुमत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का
सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ बोला गया है कि सदन में कितने लोग उपस्थित हैं और कितने लोग मतदान कर रहे हैं, इसके आधार पर जो निर्धारण होता है वो है साधारण बहुमत का निर्धारण। तो देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इससे पहले भी आपको समझाने की कोशिश की, यहाँ भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि मान लीजिए सदन में 180 लोग हैं। ठीक है, यानी कि 180 सदस्य जो हैं वो उस दिन उपस्थित हैं, और जो मतदान करने वाले हैं उनमें से सिर्फ 150 लोगों ने क्या किया, मतदान किया। तो अब 150 का आधा निकाला जाएगा, तो 150 का आधा कितना होता है, 75। और अगर 75 से एक भी वोट जिस पक्ष को मिल जाते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो साधारण बहुमत से पारित हो गया है या पास हो गया है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो इसके बाद एक्चुअली इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। ओके, कि इसका यूज कहाँ होता है, साधारण बहुमत का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए धन विधेयक, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे धन विधेयक के बारे में, है ना। तो साधारण बहुमत से कौन कौन से विधेयक पारित किए जाते हैं, तो सबसे पहले धन विधेयक है। इसके अलावा वित्त विधेयक, और जो भी प्रस्ताव लाए जाते हैं सदन में, संसद में लाए जाने वाले सभी प्रस्ताव। ओके। ओके, सो धन विधेयक, वित्त विधेयक और जो भी सदन में प्रस्ताव लाए जाते हैं, इन सबको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसके बाद दूसरा है प्रभावी बहुमत। और इसका मतलब होता है प्रभावी सदस्य का बहुमत। ठीक है, तो प्रभावी सदस्य क्या होगा, तो प्रभावी सदस्य का मतलब होता है कुल संख्या माइनस रिक्तियां। तो ये होता है प्रभावी बहुमत, यानी कि उस सदन की कुल संख्या कितनी है और वहाँ पर रिक्तियाँ कितनी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग मान लें कि लोकसभा में 450 सदस्यों का टोटल उसकी संख्या है, ठीक है, लेकिन अगर हम माने कि उसमें रिक्तियाँ कितनी हैं या कितनी सीटें खाली हैं, तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 445 सीटें भरी हुई हैं और 5 खाली हैं, तो इनका मूल्य निकाला जाएगा। तो प्रभावी बहुमत का क्या मूल्य होता है, 1/2 प्लस 1, यानी कि आधे से एक अधिक। तो इसका जितना भी होगा उसके हिसाब से
ये प्रभावी बहुमत निकाल लिया जाएगा और इसके आधार पर जो भी बहुमत पास यानी कि जो भी बिल विधेयक या कुछ भी जो भी पास होते हैं तो उनको बोला जाता है प्रभावी बहुमत। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, इसका चार जगह यूज होता है। पहला होता है लोकसभा में, फिर होता है राज्यसभा में, और इसका विधानसभा और विधान परिषद। तो इन चार जगहों पर इसका यूज होता है। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, ओके, और जो उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। विधानसभा में अध्यक्ष और इसके साथ उपाध्यक्ष। विधान परिषद में सभापति और उपसभापति। ठीक है, तो ये जितने भी मेंबर हैं इन सब के लिए यानी कि जो इनको पद मुक्त किया जाता है, यानी कि जब इनको इनके पद से हटाया जाता है तो वो जो बहुमत होगा वो यानी कि जो प्रस्ताव होगा या जो भी उसकी गणना होगी वो प्रभावी बहुमत के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी को हटाना है तो उसके लिए प्रभावी बहुमत का यूज किया जाता है। और ये कौन से लोग हैं? सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति को इस विधि द्वारा या इस बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। इसके बाद तीसरा देख लीजिए। विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है कि दिए गए मतदानों में से 2/3 बहुमत जो होंगे वो विशेष बहुमत कहलाएंगे। ओके, तो इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। ओके, सबसे पहला उपस्थित और मतदान। ठीक है, उपस्थित प्लस मतदान। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान करने वाली सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसके बाद दूसरा है उपस्थित और मतदान। ठीक है, तो इसमें भी है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत या 2/3 वोट, कुछ भी बोल सकते हैं, 2/3 वोट। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि वो जो है आधे से कम ना होना चाहिए, आधे से कम ना हो। ठीक है, इसके बाद तीसरा तो तीसरे में किया जाता है कुल सदस्य संख्या। ठीक है, तो कुल सदस्य संख्या का 2/3।
ओके, तो इसमें क्या बोला गया कि उपस्थित और मतदान करने वाले, यानी कि अगर 200 उपस्थित हैं और उनमें से 180 मतदान कर रहे हैं, तो उसमें से उसका 180 का 2/3 निकाला जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 180 का 2/3? 60 इक्वल टू 120। ओके, तो जो 120 होगा ये इसका 1/2 बहुमत हो जाएगा। ओके, ओके, सो ये हो जाएगा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और इसके बाद है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कि आधे से कम ना हो। इसमें क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए 200 उपस्थित हैं और जिनमें से 180 ने वोट किया, ठीक है, लेकिन इस 180 में से मान लीजिए कि 100 एक पक्ष को और 80 दूसरे पक्ष को वोट मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अब ये प्रावधान किया गया है कि अगर 80 वाला क्या है, ये आधे से कम है, यानी कि 180 का आधा कितना होगा, 90 होगा। तो अगर इस प्रस्ताव को पारित करना है या पास करना है तो ये 90 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है 80 वो 90 से कम है तो ये पारित नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ये जो 100 है ये माना जाएगा पारित। एंड देन इसके बाद है कुल सदस्य संख्या का, ठीक है। यानी कि अगर कुल सदस्य संख्या है 200 तो इसमें से 200 का 2/3 निकाला जाएगा और ये जो भी आएगा ये इसके आधार पर ये वाला बहुमत पास होगा। तो अब देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले अगर हम पहले वाले की देखें, ठीक है, ये वाला नंबर 1 वाला उपस्थित और मतदान करने वाला, तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये दो जगह यूज होता है। एक है आर्टिकल 249 और दूसरा है आर्टिकल 312, ठीक है। देखिए इन दोनों में क्या प्रावधान है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 249 यानी कि अनुच्छेद 249 के बारे में। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि संसद जो है, ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। और कब बनाएगी, यदि लोकसभा 2/3 बहुमत से इसके संबंध में इसके संबंध में प्रस्ताव पारित करे, ठीक है। तो अगर ये ये लोकसभा नहीं, ये राज्यसभा है, ओके, इसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, तो राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करती है और वो लोकसभा को भेजती है कि अब इस राज्य सूची के विषय में आप कानून बनाइए, तब संसद को ये विशेष अधिकार है कि वो राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। इससे पहले एक बार और हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ पर संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने जब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ी थी, तो उसके अंतर्गत जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था राज्यों में, तो उस दौरान जो है संसद को यह अधिकार प्राप्त होता है कि अगर वो चाहे तो राज्य सूची के संबंध में कोई भी प्रावधान कर सकती है। ओके, और इसी से मिलता जुलता है आर्टिकल 312। और इसमें क्या प्रावधान है, देखिए इसमें सबसे पहले यह प्रावधान किया गया है कि अगर संसद चाहे तो, ठीक है, संसद चाहे तो संघ एवं राज्यों के लिए एक या
एक से अधिक। अखिल भारतीय सेवाओं। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कर सकती है। ठीक है। तो आर्टिकल 312 में क्या बोला गया है ना? तो आर्टिकल 312 में बोला गया है कि संसद अगर चाहे तो संघ या उसके राज्यों के लिए, ठीक है, एक से, यानी कि एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कर सकती है, और ऐसा करने के लिए उसे विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि पहले वाले विशेष बहुमत का कहाँ कहाँ यूज होगा। अब इसके बाद है दूसरा वाला विशेष बहुमत। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है तो लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला हो जाएगा सीएजी, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसके बाद है सीईसी, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, और इसके बाद है हाई कोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है कि इनको इनके पद से हटाने के लिए ना, इनको पद मुक्त करने के लिए, इनको पद मुक्त करने के लिए ये वाला विशेष बहुमत जो है यूज किया जाता है। इसके बाद है तीसरा वाला, कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई बहुमत। तो इसका यूज किया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग या उसको पदमुक्त करने के लिए। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि दो तिहाई बहुमत से दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, इसका जो महाभियोग होता है उसको पारित करवाना पड़ता है, और ऐसा अगर पारित हो जाता है तो उस क्षण से लेकर राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये था बहुमत, और अब हम लोग देखेंगे विधेयक क्या होते हैं। ओके, सो विधेयक क्या होता है। तो विधेयक जो है ये संसद के द्वारा, यानी कि संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो इन दोनों में से किसी भी सदन में संसद के सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। और ये मुख्य रूप से कानून से संबंधित होते हैं, या तो कोई कानून बनाना होता है, या तो किसी पुराने कानून में संशोधन करना होता है, या तो फिर किसी पुराने कानून को रद्द करना हो। तो इसके लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर उसको एक एक करके लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाना पड़ता है, यानी कि पास करवाना पड़ता है। और जब इन दोनों जगह पास हो जाता है तो उसके बाद उसे, यानी कि उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब वो वहाँ पर राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है। ओके, तो इसमें लिख लीजिए साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक या वित्त विधेयक। ओके, तो विधेयक जो है वो मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं। एक है साधारण विधेयक, फिर धन विधेयक, और उसके बाद है वित्त विधेयक।
तो अब इन तीनों चीज़ों को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक क्या होता है? तो देखिए, संविधान में साधारण विधेयक की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी ये संविधान में बताया नहीं गया है, लेकिन अनुच्छेद 107(1) ये कहता है कि कोई भी विधेयक जो धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं है वो साधारण विधेयक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लीजिए। कोई भी विधेयक जो धन विधेयक या वित्तीय विधेयक नहीं है, ओके, सो कोई भी ऐसा विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है या फिर वित्तीय विधेयक नहीं है, तो वो क्या होगा? साधारण विधेयक होगा। यानी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य जितने भी विधेयक होंगे वो साधारण विधेयक कहलाएंगे। इसके बाद लिखिए, साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ओके, तो ये जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो ये दोनों ही सदनों में लाया जा सकता है। और क्या है, इस पर राष्ट्रपति की जो सिफारिश है वो आवश्यक नहीं है। है ना? तो ये बिना राष्ट्रपति की सहमति या सिफारिश के भी इसको सदन में लाया जा सकता है। इसके बाद इसका एक अपवाद लिख लीजिए, और वो अपवाद है अनुच्छेद 3, यानी कि नए राज्य निर्माण। ठीक है, तो नए राज्य के निर्माण संबंधी जो भी प्रावधान है वो भी साधारण विधेयक से पारित किए जाते हैं। तो ये इसका एकमात्र अपवाद है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा सारे विधेयक जो होते हैं वो साधारण विधेयक होते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 3 है इसको भी साधारण विधेयक के द्वारा ही पारित किया जाता है। ठीक है, तो मतलब अनुच्छेद 3 से संबंधित जो भी प्रावधान है जो नए राज्य का निर्माण किया जाता है, जैसे अभी आर्टिकल 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को बनाया गया, उसका जो है वो इसी साधारण विधेयक से पारित किया गया था। उसके बाद देख लीजिए, जो कि नाम में ही है साधारण विधेयक, तो ये साधारण बहुमत से पारित होता है। और साधारण बहुमत क्या होता है अभी जस्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। साधारण बहुमत से पारित होता है। और इसमें लिख लीजिए, गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर
उस प्रस्ताव या विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ओके, सो इसका मतलब क्या है? गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर, यानी कि फॉर एग्जांपल के लोकसभा में पास हो गया और लोकसभा से फिर उसको भेज दिया गया राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा जो है उस पर अपनी सहमति नहीं दे रही है या उसको रोक के रखी है, तो उस पर क्या होगा? ये एक तरह से गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए और वहाँ पर उस पर फिर से मतदान करवाए, और अगर वो वहाँ पर साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो उस विधेयक को पारित माना जाता है। इसके बाद राज्यसभा के पास साधारण विधेयक के संदर्भ में 6 माह की विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर राष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा, ठीक है, अगर राज्यसभा के पास कोई विधेयक आता है, फॉर एग्जांपल के लिए लोकसभा में पास कर दिया गया, ठीक है, और फिर इस विधेयक को भेजा गया राज्यसभा में पास करने के लिए या पारित करने के लिए, यानी कि उनका विचार जानने के लिए, और जब वहाँ पर वोटिंग होती है, ठीक है, तो अगर यहाँ भी पास हो जाता है तो उस विधेयक को पास मान लिया जाता है और उसको फर्दर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसी विधेयक को पास करने की। ठीक है, लेकिन इसमें गतिरोध कहाँ पे उत्पन्न होगा कि फॉर एग्जांपल के लोकसभा में पास हो गई और उसको राज्यसभा में भेज दिया गया, लेकिन राज्यसभा जो है उस पर अपना विचार या अपना जो भी उसका निर्णय है वो नहीं बता रही है। तो अब राज्यसभा के पास इसके पास 6 महीने का वक्त होता है कि 6 माह के भीतर वो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति दे, यानी कि या तो उसको मान ले, पास कर दे, या तो उसको पास ना करे। लेकिन अगर वो कोई भी विलंब करती है तो उसको 6 माह का टाइम होता है कि 6 माह तक वो उस प्रस्ताव को रोक के रख सकती है, लेकिन उसके बाद क्या है, वो उसका वक्त खत्म हो जाएगा। ओके, सो ये था साधारण विधेयक। इसके बाद दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। ओके, एक्चुअली इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए। अनुच्छेद 108, और इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। ठीक है, तो राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तो देखिए, जब ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो इसमें दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ इकट्ठित होते हैं, और ये तब होता है जब राज्यसभा किसी भी विधेयक पर अपनी जो मत है, यानी कि अपना जो निर्णय है वो रोक लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाए और उसके बाद क्या करे, उन दोनों का एक साथ उनकी राय जाने और उसके आधार पर
आगे कार्यवाही की जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा इन दोनों के सदस्यों को एक साथ, ठीक है, सदन में बुलाता है। और सदन में बुलाने के बाद इनका उस विधेयक पर, किस विधेयक पर, जिस विधेयक पर राज्यसभा ने अपना मत देने से, यानी कि उस पर अपना निर्णय नहीं दिया था, तो उस विधेयक पर क्या करवाता है, मतदान करवाता है। और वहाँ पर उसे साधारण बहुमत से, ठीक है, तो वहाँ पर उसको साधारण बहुमत से पारित करवाता है। और अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि अगर साधारण बहुमत से वो विधेयक पास हो जाता है, तो फिर वहाँ से वो पास माना जाएगा और फिर वहाँ पर राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होगा। यानी कि दोनों ने एक साथ मिलकर ये निर्णय ले लिया है कि वो विधेयक जो है वो पास माना जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 111, और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति यदि चाहे तो विधेयक पर, एक्चुअली इसको कैंसिल करते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ आप काट दीजिए। ओके, सो इसको काट के अब आगे लिखते हैं। ये चीज़ें हम लोग आगे जब प्रक्रिया पढ़ेंगे तब लिखेंगे। इसके बाद है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो ये दूसरा विधेयक है। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 368 में, यानी कि आर्टिकल 368 में। और इसको भी लोग संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदन में जो ये संविधान संशोधन विधेयक है वो लाया जा सकता है। इसके बाद जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, है ना। तो इसको विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। और विशेष बहुमत होता कितना है, ये होता है 2/3। इसके बाद दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, अगर किसी भी सदन में उसके प्रति, यानी कि उस विधेयक के प्रति निर्णय नहीं आता, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और वहाँ पर उन दोनों सदनों का राय उस विधेयक पर जानता है। और वहाँ पर यदि वो साधारण विधेयक से पारित करवा देता है तो फिर उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाती है। लेकिन यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, वो जो प्रस्ताव होता है, ठीक है, या विधेयक मान लीजिए, ठीक है, तो जो प्रस्ताव या विधेयक होता है वो क्या होता है, वहीं से रद्द मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, और अगर किसी भी तरह का गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसको पूर्ण रूप से रद्द मान लिया जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, 24वां संविधान संशोधन।
अधिनियम। ठीक है, और ये साल है 1971 का। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति के पास जब कोई भी संविधान संशोधन विधेयक उसकी सहमति के लिए आएगा तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, और वो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति यानी कि सहमति देने के लिए बाध्य होगा, और वो उस पर बिना किसी सवाल के या बिना किसी देरी के हस्ताक्षर करेगा, और उसके बाद वो जो संशोधन होगा वो कानून का रूप ले लेगा। तो ऐसा प्रावधान किया गया संविधान संशोधन विधेयक में 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद देख लीजिए तीसरा, धन विधेयक। ओके, तो धन विधेयक क्या होता है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 110 बताता है कि धन विधेयक है ना, तो धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी ये अनुच्छेद 110 बताता है। और इसमें क्या बताया गया है, ऐसा विधेयक, ठीक है, ऐसा विधेयक जो कर को लगाए, ठीक है, यानी कि जिसमें कर को लगाने का प्रावधान किया गया हो या कर को हटाने का प्रावधान किया गया हो, ठीक है, कर को लगाने का प्रावधान और सेम यहीं पे हो जाएगा कर को हटाने का प्रावधान। ठीक है, इसके बाद कर में संशोधन का प्रावधान, संशोधन का प्रावधान, और इसके अलावा कर के लिए कानून बनाया जाए, ठीक है ना, तो कानून बनाने का प्रावधान हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अगर ये किसी विधेयक में पाई जाती हैं तो वो क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, तो वो जो विधेयक होगा वो धन विधेयक कहलाएगा। और इसके अलावा क्या क्या आएगा धन विधेयक के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ठीक है, यानी कि जो भी सरकार उधार लेगी, ठीक है ना, उधार लेना, ये भी क्या होगा, धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। भारत सरकार द्वारा संचित निधि से धन निकालना, संचित निधि से धन निकालना, और संचित निधि क्या होगी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग परेशान मत होइएगा। तो ये जो सारे प्रावधान हैं अगर किसी भी विधेयक में आते हैं तो वो क्या कहला जाएगा, धन विधेयक कहलाएगा।
इसी में और चीज़ें ऐड कीजिए। ये जो है सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है ना, सिर्फ लोकसभा में। यानी कि इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक, तो वो लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में लाया जा सकता था, लेकिन जो धन विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। और इस पर क्या है, राष्ट्रपति की सिफारिश जो है वो ज़रूरी है। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। केवल मंत्री द्वारा लाया जा सकता है, यानी कि अगर कोई मंत्री है तो वही सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक ला सकता है। ये साधारण बहुमत से पारित होता है, ठीक है, तो साधारण बहुमत से पारित होता है। राज्यसभा को 14 दिन की विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान है कि जो राज्यसभा है, तो लोकसभा जब वो ये प्रावधान यानी कि धन विधेयक की जो पास करके भेजेगा राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा के पास यहाँ पर 14 दिन है। तो 14 दिन के अंदर, ठीक है, 14 दिन के अंदर राज्यसभा या तो उस पर अपनी सहमति यानी कि उसको पास कर सकती है, या तो उस पर अपनी सहमति ना दे। दो ऑप्शन है, तो उसको ये जो है 14 दिन के अंदर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा राज्यसभा नहीं करती है तो 14 दिन बाद उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर राज्यसभा को काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का जो है प्रभुत्व है। तो लोकसभा अगर किसी विधेयक को पारित करके जो कि धन विधेयक से संबंधित है राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है, और उस 14 दिन के भीतर राज्यसभा या तो उस विधेयक पर अपनी सहमति दे, या तो उस पर अपनी सहमति प्रस्तुत ना करे। तो अगर वह ऐसा करती है तो 14 दिन के बाद उस विधेयक को ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाता है, यानी कि पास मान लिया जाता है, और फिर उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। और फिर राष्ट्रपति अगर उस पर अपना साइन कर देता है तो विधेयक जो है वो पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इससे संबंधित प्रावधान। अब देख लेते हैं कि किसी भी विधेयक को पास करने के लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं या प्रक्रिया होती है। ठीक है, विधेयक विधेयक की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि कोई विधेयक कैसे बनता है, कैसे पारित होता है, वो चीज़ें। देखिए, सबसे पहली क्या चीज़ होती है, सर्वप्रथम क्या होता है इसमें, विधेयक के बारे में लोकसभा या राज्यसभा अगर कहीं भी लाया जा रहा है, तो अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है राज्यसभा के सभापति को। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो विधेयक के बारे में या तो लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को, जिस भी सदन में लाया जा रहा हो, 1 माह पूर्व सूचना दी जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है सदन में, तो उसके बारे में सबसे पहले
लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जिस भी सदन में लाया जा रहा हो तो उसको बताना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब वो उसको बताए जाते हैं तो वहाँ पर वो अध्यक्ष या सभापति, ठीक है ना, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, एक तिथि निर्धारित करता है, यानी कि एक उसको एक डेट देता है कि इस डेट पर इससे संबंधित कार्यवाही होगी। ठीक है? तो वो क्या करेगा, एक तिथि यानी कि एक डेट निर्धारित करेगा और उस डेट को उस डेट को क्या करेगा, सदन में प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है, सदन में प्रस्तुत करवाएगा और इसको प्रस्तुत करवाने के लिए सबसे पहले वो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति लेगा और अनुमति लेने के बाद उसे लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत करवाएगा। और जब ये यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है, ओके, तो यहाँ पर जो वो प्रस्ताव होता है या विधेयक होता है तो उस विधेयक की प्रति प्रति यानी क्या होता है, फोटो कॉपी। ओके, तो उस विधेयक की जो कॉपी होती है वो सारे सदस्यों को दी जाती है, सारे सदस्यों को दी जाती है। और वो क्यों दी जाती है, ताकि उस विधेयक के बारे में सदन में मौजूद सारे सदस्यों को जानकारी प्राप्त हो और उस विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या कानून बनाए जाने हैं, उसके बारे में बताया जाना है ताकि उसके बारे में चर्चा हो सके सदन में। तो इसके बाद लिख लीजिए, इसके बाद क्या होता है, उस विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है। ठीक है, यानी कि उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में बातें होती हैं, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत लग रही हैं संसद के सदस्यों को, इसके बारे में बात होती है। उसके बाद ये चर्चा समाप्त हुई, फिर इसके बाद क्या किया जाता है, उस पर वोटिंग होती है जिस भी सदन में लाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उस पर मत दिए जाते हैं और जब ये मतदान हो जाते हैं किसी सदन में और ओके, और उसको फिर क्या किया जाता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ भी क्या होता है, उसमें मत होते हैं यानी कि वोटिंग पढ़ते हैं। और अगर ये यहाँ पर पास मान लिया जाता है, यानी कि अगर इसको यहाँ पर पास किया जाता है तो फिर इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ना। और जब ये राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो राष्ट्रपति के पास तीन अवसर हैं, यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है या फिर ऐसा मान लीजिए कि उसके पास तीन ऑप्शन है। तो अनुच्छेद 11 है वो, यानी कि अनुच्छेद 111, और इसमें बताया गया है कि जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके पास तीन अधिकार होते हैं और हम लोगों ने इस अधिकार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं वो अधिकार, सबसे पहला स्वीकृति दे दे, दूसरा स्वीकृति ना दे और तीसरा पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, पुनर्विचार हेतु वापस कर दे। तो ये राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं उस विधेयक से संबंधित। ओके, तो ये था संसद के विधेयक कौन कौन से लाए जाते हैं सदन में और उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान होते हैं, वो सारी चीज़ें। और अब इसके बाद लिख लीजिए,
संसद के सत्र। ठीक है। तो संसद में कौन कौन से सत्र होते हैं और उसके क्या प्रकार होते हैं, यानी कि वो कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सत्र क्या होता है ना। तो देखिए, अनुच्छेद 85 इसमें बताया गया है कि संसद का जो सदन है, ठीक है, तो संसद के सत्रों के बीच